डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एसडीएसयू गोपेश्वर कैंपस से। और इस लेक्चर में मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होने वाले ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स की डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करूंगा। इस यूनिट से संबंधित लास्ट लेक्चर में हमने लाप्लासियन ऑपरेटर एंड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बारे में जाना था। अभी प्रेजेंट लेक्चर में हम सबसे पहले ऑब्जर्वेबल्स की डेफिनेशन समझेंगे और उसके बाद ऑब्जर्वेबल्स ऑपरेटर रिलेशन के बारे में बात करेंगे और लास्टली ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कम्यूटेशन ऑफ ऑपरेटर्स को जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे लेवल पे यानी कि एट माइक्रोस्कोपिक लेवल हम न्यूटोनियन फिजिक्स को फॉलो करते हैं, या जिसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स भी बोलते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बॉडीज के मोशन, उनकी एनर्जीज को न्यूटोनियन या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स से समझाया जाता है। और यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी, उसकी प्रॉपर्टीज को जानना है तो हमें उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सिमिलरली एट माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी कि सब एटॉमिक लेवल की अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें एटम के अंदर, तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है। और क्वांटम मैकेनिक्स के लिए हम, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं तो हम उनको सीधे सीधे ऑब्जर्व नहीं कर पाते, तो इसलिए हमें यहाँ पर ऑब्जर्वेबल्स को निकालना पड़ता है। सो ऑब्जर्वेशन, हमारे लेवल पे जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज इक्विवेलेंट टू ऑब्जर्वेबल्स एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। और ऑब्जर्वेशन को जिस तरह से हम कुछ मेजरमेंट्स करके, कुछ प्रॉपर्टीज को जान करके निकाल पाते थे, इसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं टू नो ऑब्जर्वेबल्स। यानी कि ऑब्जर्वेबल्स वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको मेजर करा जाएगा किसी सिस्टम के लिए, और ये प्रॉपर्टीज को मेजर किस तरह से करा जाएगा, ऑब्जर्वेबल को किस तरह से मेजर करा जाएगा, बाय यूजिंग ऑपरेटर्स। तो अब हम ऑब्जर्वेबल की डेफिनेशन देख रहे हैं कि इन अ फिजिकल सिस्टम देयर आर मेनी ऑब्जर्वेशंस एंड मेजरमेंट्स कैन बी डन। किसी भी फिजिकल सिस्टम के लिए बहुत अलग अलग ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट करी जा सकती हैं। इन टर्म्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इन ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्वेबल्स बोला जाता है। और जब हम ऑब्जर्वेबल को निकालते हैं तो ये कोई नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यू। सो इस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स इज यूजफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल्स लाइक पोजीशन, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एक्सेट्रा if we know the corresponding operator. So in order to know observable, we should know operator. So if we know operator, we can calculate the value of observable. But in order to measure observable, there are two restrictions. Observable को निकालने के लिए यहाँ पे दो conditions होती हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स उस पार्टिकल के साथ कोई वेव भी एसोसिएटेड होती है, और उस वेव का एम्पलीट्यूड को हम साई बोलते हैं, जिसको वेव फंक्शन भी बोला जाता है। सो यहाँ पे साई पर दो रिस्ट्रिक्शन लगती हैं। पहली रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर यह है कि साई शुड बी सम फाइनाइट वैल्यू। इसको इस तरह से लिखा जाता है कि साई शुड पोजेस एन इंटीग्रल स्क्वायर। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि साई और साई स्टार का प्रोडक्ट को हम प्रोबेबिलिटी से मेजर करते हैं, और जो ये पैरामीटर है ये बता रहा है, ये पैरामीटर ये बता रहा है कि साई स्क्वायर यानी कि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेसर देन इन्फिनिटी। अगर प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी हो जाएगा दैट मीन्स वो पार्टिकल लोकलाइज हो जाएगा, और लोकलाइज होने का मतलब है उसमें वेव फंक्शन नहीं होगा, यानी वेव प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। यानी पहली रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर यह है कि साई शुड पोजेस एन इंटीग्रेबल स्क्वायर। दूसरी कंडीशन ये है जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट की फॉर्म में लिखा हुआ है कि फंक्शन साई शुड बी सिंगल वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। मतलब स्पेस में हर एक पॉइंट पर अलग अलग एक्स वाई जेड के लिए साई की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। सो विद दीज कंडीशंस वी कैन कैलकुलेट ऑब्जर्वेबल, यानी कि इन कंडीशंस के साथ हम ऑब्जर्वेबल को निकाल सकते हैं, यानी सिस्टम की प्रॉपर्टीज को जान सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बार बार टर्म सिस्टम यूज कर रहा हूँ। सिस्टम का मतलब यहाँ पर कोई पार्टिकल है, से इलेक्ट्रॉन, जो स्पेसिफिक एनर्जी कंडीशंस के साथ हमें नोन होगा। तो आगे चल के हम अलग अलग तरह के सिस्टम्स को देखेंगे तो हमें ये बात और अच्छे से क्लियर होगी। अब हम यहाँ पर ऑपरेटर्स के बारे में देख रहे हैं। सो जैसे मैंने अभी बताया, इन ऑर्डर टू नो ऑब्जर्वेबल यानी कि सिस्टम की प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में सिस्टम की प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्वेबल बोला जाता है।
सो ऑब्जर्वेबल्स को निकालने के लिए हमें ऑपरेटर्स का पता होना चाहिए। अलग अलग ऑब्जर्वेबल के लिए अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं। जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल अभी हम ऑपरेटर्स कैसे यूज होते हैं ये जानेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ये जानेंगे। सो यहाँ पे ऑपरेटर्स की डेफिनेशन लिखी है। ऑपरेटर्स आर मैथमेटिकल प्रोसीजर्स, मतलब ये कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है जिनको हम यूज करेंगे ऑन अ फंक्शन। यानी कि हम यहाँ पर हमारे पास कोई फंक्शन होगा जिसको हम साई से प्रेजेंट करेंगे, जिसको वेव फंक्शन भी बोला जा रहा है यहाँ पर, और उस पे हम कोई ऑपरेटर लगाएंगे। तो इसको इस तरह से लिखा जा रहा है, ऑपरेटर को फंक्शन पे हमने लगाया है तो ये इस तरह से लिखा गया है। फंक्शन या ऑपरेंड भी बोला जाता है इसको, और इससे हमें एक नया फंक्शन मिल जाएगा। सो फंक्शन ऑन विच ऑपरेशन इज कैरिड आउट, जिस पर ऑपरेशन करा जाएगा, यानी कि वो मैथमेटिकल प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, उसको ऑपरेंड बोला जाएगा। और ऑपरेंड पर जब ऑपरेटर लगाया जाएगा यानी मैथमेटिकल प्रोसीजर अप्लाई करा जाएगा तो हमें एक नया यहाँ पर फंक्शन मिल जाएगा। अब हम ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देख रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑपरेटर्स। सो ये सिंपल है। से यहाँ पे दो ऑपरेटर हैं a प्लस बी और हम इन्हें फंक्शन पे लगा रहे हैं तो इनका रिजल्ट वही आएगा जैसा कि अगर हम इंडिविजुअल ऑपरेटर्स को पहले फंक्शन पे लगा लें और फिर जोड़ लें। सिमिलरली दूसरा प्रॉपर्टी है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटर। से यहाँ पे दो ऑपरेटर हैं a एंड b और एक ऑपरेंड है f। अगर हमारे पास इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा हुआ है a कैप b कैप f, तो इसका मतलब यह है कि जो ऑपरेंड है जिस पे ऑपरेशन करना है, यहाँ पे दो ऑपरेटर लिखे हैं a कैप b कैप। जो ये ऑपरेंड है ये जिसके साथ लिखा है पहले ये ऑपरेशन करा जाएगा, यानी कि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, से f डैश रिजल्ट आया है इसका, तो उसके ऊपर फिर हम दूसरा ऑपरेटर लगाया जाएगा, a कैप लगाया जाएगा, और फिर जो भी रिजल्ट आएगा एक नया हमें फंक्शन मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है यहाँ पे कि ऑपरेंड के साथ जो पहला ऑपरेटर लिखा होगा इसके लेफ्ट हैंड साइड में, जो पहला ऑपरेटर इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होगा उसको पहले इस पे लगाया जाएगा। तो इसको यहाँ से लिखा भी है इस तरह से मैंने, a कैप b कैप f means first of all apply b cap on function f and then result obtained apply the next operator a cap। तो इसको इस तरह से लिखा गया है। यहाँ पे a कैप b कैप f का मतलब क्या है कि पहले हमने b कैप को f पे लगा दिया, उसके बाद रिजल्ट आया से इसका रिजल्ट आ गया ये f डैश, तो अब हमने यहाँ पे a कैप को f डैश पे लगाया तो हमें एक नया रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे f डबल डैश, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो इसका मतलब ये है, इफ द ऑपरेटर्स आर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ऑपरेटर्स अगर मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में होंगे, यानी कि जैसे अभी लिखा था मैंने a कैप और b कैप, ये ऑपरेटर्स अभी मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है, देन ऑपरेशन इज डन फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड वन बाय वन। तो इसका मतलब अगर इस तरह से ऑपरेटर्स होंगे तो हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे और एक एक करके ऑपरेटर को लगाएंगे। तो से हमारे पास अलग अलग ऑपरेटर थे। से मान लेते हैं कि d बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है, से ये है a कैप है। उसी तरह से b कैप हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसको हम बोल देते हैं से इंटू एक्स बोल देते हैं इसको। और अगर इस तरह से लिखा है a कैप b कैप, तो इसका मतलब है पहले आप जो भी फंक्शन है, हम एक फंक्शन मान लेते हैं, से एक आर्बिट्ररी फंक्शन मान लेते हैं f इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ये एक आर्बिट्ररी फंक्शन है। तो a कैप b कैप जब हम f करेंगे तो इसका मतलब है पहले हम b कैप को f पे लगाएंगे। अब b कैप क्या था, x, यानी कि यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर और हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा ऑपरेटर बच रहा है a कैप, इसको अब एक्स क्यूब पे लगाएंगे। अब मैंने ये ऑपरेटर अभी इस पर्टिकुलर केस के लिए डिफाइन करा था d बाई डी एक्स, तो यहाँ पे अब d बाई डी एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब का, और इसका रिजल्ट हम जानते हैं, यहाँ पे रिजल्ट आएगा 3x स्क्वायर। तो सिंपल है, जो भी ऑपरेटर्स दे रखे होंगे वो हमें राइट हैंड साइड से लगाना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक एक करके। अब एक डाउट हमारे दिमाग में आता है कि अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे ऑपरेटर्स का तो क्या रिजल्ट सेम आएगा? आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि a कैप b कैप f इजिकल टू b कैप a कैप f, ऐसा जनरली होता है। और अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं ऑपरेटर्स कम्यूट कर रहे हैं। ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट सेम मिलेगा अगर हम किसी फंक्शन पर अलग अलग ऑपरेटर्स को लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑपरेटर्स मल्टीप्लिकेशन में है,
और ऑर्डर चेंज करने के बाद हमें सेम रिजल्ट मिलता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ऑपरेटर्स कम्यूट कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम बोलेंगे ऑपरेटर्स कम्यूट नहीं कर रहे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि ए कैप बी कैप एफ इज इक्वल टू बी कैप ए कैप एफ, देन ऑपरेटर्स आर सेड टू बी कम्यूटिंग, while in case a cap b cap f is not equal to b cap a cap f, then operators are said to be not commuting. So अभी मैंने commutation term यूज करा। commutation of operator ये नेक्स्ट टॉपिक है। commutation का मतलब क्या है, यहाँ पे से दो ऑपरेटर हैं कोई, जिनको commutation के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं इस तरह से, a cap b cap प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो जो कम्यूटेटर होता है या कम्यूटेशन होता है किसी दो ऑपरेटर का, यहाँ पे दो टर्म यूज कर रहे हैं। एक तो है कम्यूटेशन, तो ये टर्म है कम्यूटेशन, और एक टर्म है यहाँ पे कम्यूटेटर। कम्यूटेशन मतलब दो ऑपरेटर्स हैं जिनके लिए हमें चेक करना है कि वो कम्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए कम्यूटेटर डिफाइन करा जाता है। इस तरीके से उन दोनों ऑपरेटर्स को लिखा जाता है प्रोडक्ट फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और कम्यूटेटर की डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि ये जो मैंने लिखा है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ये इस तरह से लिखा जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट में ए कैप बी कैप इज इक्वल टू ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। मतलब हमने इनका ऑर्डर चेंज करा और फिर देखा कि रिजल्ट क्या आ रहा है। अब ऑब्वियस है कि ऑपरेटर्स का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अगर मैं इस तरह से लिख दूं कि डी बाई डी एक्स, सो इसका अपने आप में कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। या मैं ऐसे लिख दूं एक्स इंटू समथिंग, तो इसका अपने आप में कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। जब तक मैं यहाँ पे कुछ फंक्शन नहीं लगाऊंगा या यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं लगाऊंगा, तब तक इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ऑब्वियस है ऑपरेटर्स के साथ कुछ फंक्शन भी होगा, बट अभी हम ऑपरेटर्स की टर्म्स में ही बात कर रहे हैं। सो कम्यूटेटर को मैंने बताया कि हम जो भी ऑपरेटर्स होंगे उनका ऑर्डर चेंज करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा था, जैसे ए कैप बी कैप, हम कम्यूटेटर की बात कर रहे थे, तो ये हो जाएगा ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। और इसका रिजल्ट अगर जीरो आता है, यानी ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप होता है, यानी ये दोनों बराबर होंगे तभी ऐसा होगा। और अगर ऐसा होगा तो वो जो दोनों ऑपरेटर्स हैं वो कम्यूट कर रहे होंगे, जो अभी हमने पढ़ा था, और उनकी डिटर्मिनेशन में उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेबल होंगे उसकी डिटर्मिनेशन में कोई अनसर्टेनिटी नहीं आएगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कम्यूटेशन का रिजल्ट कहाँ कनेक्ट हो रहा है जाकर के, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ। जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो यहीं से ओरिजिनेट होता है। हमारे पास अगर कोई दो ऑपरेटर्स हैं ए कैप और बी कैप, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ऑब्जर्वेबल होगा। से कोई ए ऑब्जर्वेबल है, यानी ए कोई प्रॉपर्टी है और बी भी कोई प्रॉपर्टी है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ए कैप बी कैप कम्यूटेटर निकालते हैं और इसकी वैल्यू सॉल्व करके देखते हैं। अगर ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ऑपरेटर जो थे ए कैप और बी कैप, ये क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। और अगर ये कम्यूट करेंगे तो ए कैप जो प्रॉपर्टी ए है या ऑब्जर्वेबल ए है और ऑब्जर्वेबल बी, इन दोनों का डिटर्मिनेशन हम साथ साथ कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली कर सकते हैं और एक्यूरेटली कर सकते हैं। यानी इनके डिटर्मिनेशन में कोई अनसर्टेनिटी नहीं आएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि ए कैप बी कैप जीरो के बराबर नहीं होता, अगर इस तरह का केस होगा, तो जो ये प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ए और प्रॉपर्टी बी, यानी ये जो ऑब्जर्वेबल की जो हम बात कर रहे थे, इनके डिटर्मिनेशन में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज आएंगी। सो ये अनसर्टेनिटीज हमेशा इस तरह के रिलेशन में रहेंगी। ए कैप बी कैप से दो ऑपरेटर थे, मैंने बताया उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रॉपर्टीज थी, ऑब्जर्वेबल्स थे, उसको बोल दिया, सिंपली ए से ही प्रेजेंट कर लिया, और बी कैप के कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेबल था उसको बी से प्रेजेंट कर लिया। तो उनमें जो अनसर्टेनिटी रही होगी इनके डिटर्मिनेशन में, साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन में, ये बात ध्यान रखनी है। साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन का मतलब है साथ साथ इनको अगर हम निकाल रहे होंगे, तो इसमें जो अनसर्टेनिटी आएगी, यानी जो एरर आएगा उसको डेल्टा ए बोला, और इसमें जो एरर आया उसे बोला डेल्टा बी। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा ज्यादा होगा या कम से कम h/4 पाई के बराबर होगा। अब इस तरह के ऑपरेटर्स के बारे में हमने पढ़ा था, हमने एक हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। उसमें हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था x और दूसरा ऑपरेटर पढ़ा था px या मोमेंटम। तो हमने इनकी अनसर्टेनिटी के बारे में देखा था कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। तो इसका मतलब है x का जो ऑपरेटर है x कैप और p का जो ऑपरेटर है p कैप, इन दोनों का जो कम्यूटेटर होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। या इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि से कोई फंक्शन है साई, उस पर अगर हम x कैप और p कैप लगाएंगे और अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें p कैप x कैप
ऐसे करके करें अगर सॉल्व, तो ये रिजल्ट बराबर नहीं आएगा। जब बराबर नहीं आएगा तो इनका जो कम्यूटेटर है ये 0 के बराबर नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और इसीलिए यहाँ पे इस तरह का अनसर्टेनिटी रहेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हमें कैलकुलेशंस करनी है, डिटर्मिनेशंस करनी है, तो हमें ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी, और जब हम एक से ज्यादा ऑपरेटर्स को साथ में निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें उनका कम्यूटेशन चेक करना पड़ेगा। हमें कम्यूटेशन पता होना चाहिए। अगर कम्यूटेशन 0 है तो उन अलग अलग ऑपरेटर्स को यानी उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेबल्स को हम साइमल्टेनियसली बिना किसी एरर के निकाल सकते हैं। बट अगर ऐसे ऑपरेटर्स का कम्यूटेटर नॉन जीरो आता है तो ऐसे ऑपरेटर्स को हम साथ में नहीं निकाल सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।